हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होते हैं ऐसी आशा करता हूँ। देखिए मेरे प्यारे मित्र, आप सभी लोग जानते हैं कि शाम का 9 बज चुका है और ये क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए कई दिनों से हम इस बात को देख रहे हैं कि हमारे वही बच्चे गिने चुने जो हैं वो क्लास में जुड़ते हैं और कोई अदर बच्चा इंटरेस्ट क्लास में नहीं ले रहा है। तो या तो फिर हम क्लास को बंद कर दें, अगर आपको नहीं पसंद आ रही तो क्लास बंद कर दी जाए। भाई अगर क्लास चलानी है तो आपको जनसंख्या अपनी बढ़ानी पड़ेगी। आप पहली बात तो क्लास को शेयर नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात। एक टीचर बड़ी इतनी मेहनत करता है और सोचता है कि चलो बच्चों का भला हो कहीं ना कहीं। अगर हम इस तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो इस तरीके से पढ़ लें कम से कम। लेकिन बच्चा जो है ना, वो फ्री की चीज़ें हमने आपको बताया ख़राब लगती हैं उसे और वो पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन हम आपको कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगती तो कोई बात नहीं, आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। बात बाकी डेली डेली बताना अच्छा नहीं लगता हमें भी, ठीक है। तो अब बातों को आप समझ गए होंगे और इसमें कोई दौरा है नहीं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं जहाँ पर थे कल, उसी को आगे की ओर बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग पहुँचते हैं अपनी क्लास में। जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक पहुंच गए थे। शायद में 2 नंबर हम लोगों ने कर लिया था, हमें करना था 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3rd था और आपको ये बताना था। सभी मेरे प्यारे बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3rd बताएंगे। 2nd नंबर आ गया यार फिर से। चलो देखो, थर्ड नंबर बताइएगा। बताइए मेरे भाई, क्या इसका आंसर होगा? आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ है रिएक्टर स्केल पर पाया जाता है। मतलब यहाँ पर फिल करना है उसको कि किस रिएक्टर स्केल पर सुनामी पाया जाता है। ये बात कर रहा है सुनामी की, कि कौन सा रिएक्टर स्केल है जहाँ पर सुनामी उत्पन्न होने की घटना जो है वो हमें देखने को मिलती है। देखो ये वो क्वेश्चन है जो आप जवाब नहीं दे सकते, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ बिना गूगल सर्च किए। अगर कोई बच्चा इसका आंसर बता दे तो मैं उसको 5 रुपये का अभी तुरंत हाल आपका गूगल पेमेंट करूँगा। याद रखो, तुरंत फ़ोन पे से अभी हाल हम आपको 5 रुपये भेजेंगे। ये क्वेश्चन आपका है 5 रुपये का। तो सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर बताएं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए बताएंगे, बताओ जरा। कह रहे हैं कि वह भूकंप जिसमें सुनामी उत्पन्न होता है कौन से रिएक्टर स्केल पर? 7.4, 6.1, 8.2 और 9.3। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है? आप सभी लोगों को इसका जवाब देना। पहले तो आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होंगी कि सर जी कैसा क्वेश्चन लाए हैं हम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को जानते हैं कि हमारी क्लास में ऐसे ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन मिलते हैं और आप जान रहे कि आज से हमने नया सेशन स्टार्ट किया है और ये आपके प्रीवियस ईयर का हूबहू पेपर है। जो आपका पेपर प्रीवियस ईयर में आया है उसके सारे ये क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं।
तो वैसे आपको ये आते होंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे क्वेश्चन, तो ये आपको साइंस के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। ठीक है, बताओ जरा इसका क्या आंसर है। तो कह रहे हैं कि भूकंप जो है ऐसा, देखो पहले तो ये याद रखो, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो याद रखो मापी जाती है आपकी रिएक्टर स्केल से। किस पे मापते हैं? तो याद रखो रिएक्टर स्केल पर हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं। लेकिन भूकंप का जो अध्ययन होता है ना, भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करेंगे? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करेंगे? तो याद रखो इस शाखा का नाम होता है मेरे भाई सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं, भूकंप का। याद रखो, एक आपसे पूछा जाता है भूकंप का केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है। तो याद रखो एक बहुत नीचे पॉइंट होता है 10 से 15 किलोमीटर नीचे पृथ्वी के। ये हमारी सतह है पृथ्वी की, और इस सतह के लगभग में 15 किलोमीटर नीचे है, 10 से 15 किलोमीटर नीचे यहाँ की बात करें। याद रखो लगभग में यहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है, यहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। इसे भूकंप का केंद्र इसे कहते हैं, और भूकंप अधिकेंद्र हम किसे कहते हैं? भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं हम इसे भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप का अधिकेंद्र की परिभाषा भी पूछी गई थी पेपर में। भूकंप का अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो भूकंप की तरंगें पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले जहां महसूस होती हैं उसी को भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। आगे सुनो। अब अगर हम बात करें इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, कई सारे बच्चे आंसर दिए हैं, लेकिन देखो अब आप करोगे क्या, कोई ने ए दे दिया, किसी ने बी दे दिया, किसी ने सी दे दिया, डी दे दिया, तो फिर कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। ऐसा नहीं, देखो करेक्ट आंसर होना चाहिए। तुम 5 रुपए के लालच में वैसे भी कुछ भी कर सकते हो, तो ऐसा मत करिएगा यार। 5 रुपए की बात नहीं होती है, अपने आत्मसम्मान की बात होती है कि हमने अगर क्वेश्चन आया है तो ये हमें आना चाहिए कुल मिला के। तो याद रखो इसका ना तो 7.4 था, ना 6.1 था, और ना ही 8.2 था। 9.3 रिएक्टर स्केल का जो भूकंप होता है उसमें भूकंप आने पर सुनामी आने की संभावना ज़्यादा रहती है। समझ गए? सुनामी का मतलब होता है समुद्र की लहरों की ऊंचाइयाँ ज़्यादा तेज हो जाना। ठीक है, उसी को सुनामी के नाम से जानते हैं। अब आगे चलिए, इसका करेक्ट आंसर बी है। आगे देखिए 2 के बाद 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुनो। पहले कह रहा है कि कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा? सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हैं, SO2 होता है। जब हम इसे गर्म करेंगे, बोलो भाई गर्म करें ना, सल्फ्यूरिक अम्ल को सांद्र कॉपर के साथ गर्म करेंगे, इन दोनों को। तो गर्म करने पर कौन सी प्रतिक्रिया में गैस निकलेगी? अब आप देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा है कि कौन सी गैस है। क्या नाइट्रोजन गैस? क्या इसका ऑप्शन हाइड्रोजन हो सकता है, या ऑक्सीजन हो सकता है, या कार्बन हो सकता है? बताओ जरा। अब आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही हैं।
और कई बच्चे इसका आंसर भी देने लगे। लेकिन याद रखो, उत्तर आपका सभी तभी सही होगा जब लगभग में आप सभी लोग एक साथ आंसर देने की कोशिश करेंगे। और हमें लगता है कि जब तक एक साथ आंसर नहीं देंगे तब तक सही भी नहीं होगा, क्योंकि कोई ए दे देता है, कोई बी दे देता है, कोई सी दे देता है, तो फिर चारों में से कोई ना कोई तो सही होगा ही। और कभी कभी ऐसा भी होता है एक के देख के सब देने लगते हैं कि सी 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 सी, ऐसा ना करो, या बी बी देख करके देने लगे। समझो बात को, और ऐसा क्यों है ये भी समझो। क्या यहाँ पर नाइट्रोजन जैसी कोई गैस उत्पन्न होने की उम्मीद है? क्या इनमें से कोई नाइट्रोजन गैस हमें दिख रही है? नहीं ना, तो नाइट्रोजन खत्म। क्या इसको गर्म करेंगे कहीं हाइड्रोजन H दिख रहा है इनमें? ना N दिख रहा, ना H दिख रहा। ये दिख रहा क्या? नहीं ना। क्या हमें कार्बन दिख रहा? अब कहो सर जी C तो दिख रहा। यार C अकेला नहीं है, Cu है, कॉपर है वो, तो ये कार्बन भी खत्म। यहाँ ऑक्सीजन आपकी अलग निकल के आएगी। कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन को तोड़ना सीखिए। जब तक आप ऑप्शन नहीं तोड़ पाएंगे तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि पेपर आप आसानी से कर नहीं पाएंगे, और आपको सारे ऑप्शन ऐसे नज़र आएंगे कि ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए, ऐसा आपको फील नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको तब लगे जब आपने पढ़ तो रखा लेकिन आंसर नहीं दे पा रहे होंगे, तब। चलो अब आगे बताओ। 4 के बाद बात करेंगे 5 नंबर की। ध्यान से सुनना जरा। अब अगर हम 5 की बात करें मेरे बच्चे, 5 नंबर कह रहे हैं कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? कह रहा ग्रेफाइट, जर्मेनियम, सिलिकॉन, या सभी। बताओ। सभी बच्चे इसका आंसर दें। और आप जान रहे हैं कि हमने आज से आपके लिए नए पैटर्न के क्वेश्चन, जो PYQ तो पहले भी थे लेकिन PYQ आज भी है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि डेंजर क्वेश्चन लेके आए। जो आपको आते थे वो हमने हटा दिए, दरकिनार कर दिए। हमें मालूम है कि कौन से क्वेश्चन आपको पता नहीं है, वही आपके साइंस के क्वेश्चन लेकर के आए। आंसर बताइएगा, आंसर बताने का कष्ट करिए। क्या इसका आंसर हो सकता है? कह रहे हैं जो भारी मशीनें होती हैं उसमें हम स्नेहक के तौर पर किसका प्रयोग करते हैं? स्नेहक का मतलब होता है ना चिकनापन। चिकनापन जैसे आप देखते हैं, जैसे साइकिल का रिम होता है, तो इसको चलने के लिए स्नेहक के रूप में हम इसमें क्या करते हैं? ग्रीस करवा देते हैं। क्या कराते हैं? ग्रीस करा देते हैं। जब ग्रीस खत्म हो जाती है तो कभी कभी काला तेल भी डाल देते हैं, तो ये साइकिल थोड़ी नर्म चलने लगती है। स्नेहक का काम करती है, जो आसानी से चल सकती है। जैसे आपके हड्डियों में जो जोड़ होते हैं वो आसानी से चल पाते हैं, हाथ पैर मुड़ पाते हैं। जैसे ही स्नेहक कम हो जाता है, ग्लिसरीन होता है स्नेहक आपके शरीर में, जब कम हो जाता है तो फिर आपके हड्डियों को मुड़ने में दिक्कत होने लगती है, वही स्नेहक होता है। तो याद रखो, क्या ग्रेफाइट है या सिलिकॉन है या जर्मेनियम है या सभी है? तो इसका आंसर आप करेंगे ना। कई सारे विद्यार्थी हम देख रहे हैं कि डी नंबर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सर जी डी नंबर सही है। देखो यार, आप कहो कि सर जी डी नंबर क्यों नहीं हो सकता, तो इसका रीज़न यही है क्योंकि ये सारे के सारे अर्धचालक हैं। आपको लग रहे होंगे कि ये सारे के सारे अर्धचालक हैं, क्योंकि जर्मेनियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट ये सब अर्धचालक है।
तो इसका सभी नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन, ना तो सिलिकॉन है और ना ही जर्मेनियम। करेक्ट आंसर है ग्रेफाइट। कुछ एक या दो स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया था ग्रेफाइट, बाद बाकी सब आराम से बैठे भजन कर रहे हैं। आगे सुनो, अब आगे आ जाओ। 5 के बाद हम चलेंगे 6 नंबर में। बताओ जरा, आपसे पूछ ये रहा है कि सोना, पारा, बर्फ और लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम है? किसका घनत्व न्यूनतम है ये आपको बताना। कह रहा सोना, पारा, बर्फ और लकड़ी में घनत्व न्यूनतम किसका है? कह रहे हैं सोने का है, पारा का है, बर्फ का है या फिर लकड़ी का है। सब्जी बताओ, जल्दी से कमेंट करो और आंसर दो। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें इसकी, तो याद रखिएगा अगर हम यहां पे बात करें, देखो कुछ बच्चों के तुक्के भी सही हो जाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमने आंसर दे दिया। अब आप एक बात तो जानते होंगे कि जो सोना होता है पारा में तैरता है या डूबता नहीं है? डूबता नहीं है, क्योंकि इसका घनत्व कम होता है, क्योंकि इसका घनत्व कम होता है। इसका मतलब तो ये पता चल गया कि सोने का पारा मतलब घनत्व कम होगा, जबकि पारे का घनत्व अधिक होगा। अब ये बताओ, लकड़ी भी पानी में तैर सकती है और बर्फ भी पानी में तैर सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हल्की कौन होगी, लकड़ी या बर्फ? तो याद रखो, इस कंडीशन में सोना आंसर गलत, बर्फ भी, पारा भी, बर्फ भी। करेक्ट आंसर लकड़ी। सबसे अधिक घनत्व जो होगा वो पारा का होगा, अधिक पारा का होगा, अधिक घनत्व जो है वो पारे का होगा, और न्यूनतम घनत्व जो होगा वो लकड़ी का होगा। न्यूनतम घनत्व जो है वो आपका किसका होगा? लकड़ी का होगा, और पारा का अधिकतम होगा। समझ इस बात को? आगे आ जाओ। 6 के बाद बात करेंगे 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। क्वेश्चन कह रहा है लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, ये बताना। बताओ मेरे भाई, क्या इसका आंसर हो सकता है? क्या इसका आंसर हो सकता है? बोले और सभी लोग इसका आंसर दें। देखो भाई, आपके दिल और दिमाग में एक ही चीज चलती है, वो रटने वाली। रटे नहीं, लोलक की लंबाई 1/4 कर रहा है तो आवर्तकाल आपसे पूछ रहा है। तो याद रखो, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2π√L/G। बोलो हाँ कि नहीं? अरे बोलो हाँ कि नहीं? हाँ भाई, याद रखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। बात मानते हो कि नहीं? जी का मान तो उसका कोई लेना देना है नहीं, बता रहा। अब अगर आप इसको देखना चाहें तो √L, कह रहे हैं कि जो लंबाई है वो अभी 1/4 कर दी गई है,
पहले हम मानते हैं आपकी बात कि लंबाई L का मान हो गया 1। उनका ठीक है भाई, अगर 1 कर दिया तो आपका मतलब अंडर रूट 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि 1/4 कर दिया हमने, तो t बराबर अंडर रूट 1/4, मतलब पहले 1 था, अब कितना हो गया 1/4। तो अब अगर t का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो t का मान कितना हो गया पहले से, पहले 1 था, अब कितना आया आधा, कितना आया आधा। तो ना तो 2 गुना होगा, ना 3 गुना होगा, ना 4 गुना होगा, इसका करेक्ट आंसर आधा। तो याद रखो लोलक की लंबाई जो है वो अगर 1/4 कर दोगे तो आवर्तकाल जो होता है वो आपका आधा हो जाता है। इस बात को आप जान गए कि नहीं? नहीं जाने तो जानने की कोशिश करें, ठीक है। अब 7 के बाद 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, बताइए जरा क्या इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं, ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं। क्या कह रहे हैं? अक्रिय गैस हीलियम के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ये आपसे पूछता है। चलो भैया बताओ जरा, इसकी 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना। बोलना शुरू करो मेरे भाई। देखो अब इतना तो आप जानते हैं कि हीलियम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा था। हीलियम का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है? तो 2He4 लिखते हैं हम लोग। और आप इस बात को तो जानते हैं और हमने आपको पहले बताया भी कि जो परमाणु क्रमांक है यही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन भी होते हैं। तो इसमें हमें ये पता चल गया कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 2 है। और जब हम 72 कक्षा की बात करते हैं तो याद रखो अगर किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक जैसे सल्फर है 16 होता है, इसको 2, 8 और 8 के बाद 6 में कन्वर्ट करते हैं। 2, 8, 18, 32 इस तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। याद रखो एसपीडी करके 2, 8, 18, 32 ऐसे तोड़ते हैं। लेकिन अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता कोई भी परमाणु हो, क्योंकि उसे स्थायित्व मिल जाता। बात ये, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें तो याद रखिए इस सल्फर की, अगर यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सल्फर की संयोजकता कितनी होगी, तो याद रखो सल्फर की संयोजकता जो है वो आपकी -2 इलेक्ट्रॉन होगी। -2 बोलो क्यों सर जी? क्योंकि इसकी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो ये क्या होगा? अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2। इसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो याद रखो मेरे बच्चे, जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उसी को संयोजकता कहते हैं या बैलेंसी कहते हैं। अगर ये किसी को देगा इलेक्ट्रॉन तो प्लस की संयोजकता, अगर किसी से लेगा तो -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सुनो, इसकी अगर हम तोड़ें तो भैया 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, बस 2, 8 की कहानी पहुंच ही नहीं रही है। इसकी 72 कक्षा में केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2।
ना तो 6 है, ना ही 4 है, ना ही 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। मतलब इसकी 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ के बात? किसी को ना समझ में आया हो तो कमेंट करो, ठीक है? जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक चलेंगे नहीं मेरे भाई, ये गारंटी है। सुनिए जरा, अभी 1 मिनट ठहरिए, 1 मिनट ठहर जाओ मेरे बच्चों। देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सुनो ध्यान से। कह रहा कि विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का प्रयोग हम करते हैं, ये आपको पूछा है। कह रहा है एल्यूमिनियम, चांदी, लोहा और सोना। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो बताओ मेरे बच्चे, कमेंट करो सभी लोग, क्या इसका आंसर हो सकता है? सुनिए, देखिए, क्या विद्युत चुंबक में हम एल्यूमिनियम को लिखते हैं? पहले हमें ये बताओ, क्या चुंबक में सोना या एल्यूमिनियम चपक जाता है? बिल्कुल भी नहीं। जब एल्यूमिनियम नहीं चपकता तो विद्युत चुंबक में हम इसका क्यों प्रयोग करेंगे? क्या सोना चपक जाता है लोहे में? बिल्कुल भी नहीं चपकता। चुंबक में क्या लोहा चपक जाता है? सॉरी, सोना चपक जाता नहीं। क्या चुंबक में चांदी चपक जाती? बिल्कुल भी नहीं। अब क्या बाकी रह गया? लोहा। इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? बी। देखिए, हम आपको अब एक नए फंडा बताने की कोशिश करते हैं जिससे आप ऑप्शन तोड़ना सीखिए। हमने कई सारे बच्चों को ये देखा है कि उन्होंने पढ़ा तो सब रखा है और आंसर भी कर सकते हैं वो, लेकिन होता क्या है कि जितने भी ऑप्शन बने होते हैं तो उन्होंने सारे ऑप्शन पढ़े होते हैं, तो वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि ऑप्शन तोड़िएगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिएगा। जब आप ऑप्शन तोड़ना सीख जाएंगे तब आप इन चीज़ों को बेहतर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक का चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए, इसके बाद 10 पे पहुँच जाओ। आप बताने का कष्ट करें 10 नंबर। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं और क्या इसका आंसर हो सकता है वो बताने का कष्ट करें। वैसे हमें लगता नहीं कि ये तुम बता ना पाओ, ये भी बड़ा सिंपल है। कह रहे हैं कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है? स्नेल का नियम किससे संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा प्रकाश का अपवर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के दुर्बण से, प्रकाश के व्यतिकरण से। पहले तो ये ध्यान रखो, स्नेल का नियम क्या कहता है। हम आपको अगर याद दिलाना चाहें, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये स्नेल का नियम था। ये इन्होंने कहाँ बताया था, ये बता दो बस। देखो, इतना तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी ना तो दुर्बण है और ना ही प्रकाश का व्यतिकरण। बोलो भाई, बोलो भाई, हाँ कि नहीं? हाँ बोलना पड़ेगा यार, आंसर दो। और
अब आपके दिमाग में एक चीज़ें और चल रही होंगी कि सर जी, जब हम प्रकाश की किरण को, ऐसा लिखो, जब हम प्रकाश की किरण को किसी ठोस सतह पर डालते हैं तो वो परावर्तित करके वापस लौट जाती है। यही तो बात है। बोलो हाँ कि ना। ये आपकी आपतित किरण कहलाती है, ये आपतित किरण कहलाती है। जबकि आपकी जो ये है ना, वो परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण कहते हैं क्योंकि ये परावर्तन के बाद होता है। याद रखो, यहां से एक लाइन हॉरिजॉन्टल निकालते हैं जिसे हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब के नाम से जानते हैं। इतना तो समझ गए ना। अब याद रखो, कहते हैं ये कोण इस कोण के बराबर होगा, मतलब ये वाला कोण जो है वो आई है और ये कोण आपका आर होता है। ये दोनों कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल, साइन आई और साइन आर। जिस एंगल से ये आपदित किरण गुजरी उसी से ये परावर्तित किरण गुजर जाएगी। इसी को परावर्तन का नियम कहते हैं। बोलो मेरे भाई, इसे हम परावर्तन का नियम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर है। इसे परावर्तन के नियम से जानते हैं और ये चीज़ें आपको यहाँ दिख रही होंगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को पहचानो और समझो। और अगर आप नहीं भी दे पा रहे ना आंसर, तो ये गलत बात है। चलो आप एक हो जरा, एक क्वेश्चन ये था आपका, बताने का कष्ट करें। क्वेश्चन नंबर ये है, कह रहा खट्टे रसदार फल, चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि में कौन से विटामिन की प्रमुख स्रोत है? कौन सा विटामिन का प्रमुख स्रोत है ये आपको बताना। अगर ये क्वेश्चन ना बता पाए तो फिर बेकार, फिर बेकार है। तुम एएलपी हो, चाहे रेल टेक्नीशियन हो, चाहे तुम ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो। ये क्वेश्चन नॉर्मल है मेरे भाई। कह रहा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। अच्छा, एक बात तो मानना पड़ेगा कि ऑप्शन तोड़ना नहीं सीख पाए आप। अगर ऑप्शन तोड़ना सीख जाते तो ये क्वेश्चन आसानी से कर देते। पहली चीज हमें यहां से मिल जाती है, खट्टे रसदार फल। बात मानते हो कि नहीं? अगर कोई भी चीज खट्टी होती है, अगर कोई भी चीज खट्टी और उसमें कहता है कौन सा विटामिन है, अगर वो पूछ देता कौन सा विटामिन है, तो आंख बंद करके विटामिन सी लगा देना बस और चले आना। तो याद रखो, इसका करेक्ट आंसर सी था। ना तो विटामिन ए की कहानी थी, बी की कहानी, न डी की। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल के नाम से इसे जानते हैं। एस्कर्बिक अम्ल के नाम से विटामिन सी को जानते हैं। अब आगे चलें। आगे देखो, चलो बताओ।
और ये क्लास की लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन है 30 नंबर। यदि किसी मानव का रुधिर 150 और 90 mmHg है तो वह किस बीमारी से ग्रसित है या किस बीमारी से पीड़ित है वो व्यक्ति? बता जल्दी से, कौन सी बीमारी से ग्रसित है वो व्यक्ति? आप इस बात को तो जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो पहचानो, हम आपको बताते हैं। किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, एक सामान्य व्यक्ति का, किसी भी नहीं, सामान्य व्यक्ति जो बीमार नहीं है, ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, सामान्य व्यक्ति का बीपी जो है वो 120/80 होता है, Hg/mm में होता है। इस बात को मानना पड़ेगा। अगर उस व्यक्ति का बीपी इससे अधिक है, जैसे आपके सामने लिखा है 150/90, इसका मतलब इसका बीपी बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। अगर कह देते 100/60 Hg/mm तो ये कम है। अगर व्यक्ति का बीपी बढ़ता है तो वो किस बीमारी से ग्रसित होता है, और अगर कम होता है तो वो किस बीमारी से ग्रसित होता है? ध्यान से सुनो, अब बातों को बड़े गौर से सुनिएगा। जब बीपी बढ़ा होता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन के नाम से उसे जानते हैं। जब बीपी ज़्यादा होता है तब, और जब बीपी कम होता है, जब बीपी कम होता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं, हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। समझ गए ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन, बी नंबर सही था। जबकि कम होगा तो हाइपोटेंशन होगा, ये याद रखिए। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये आपका वसा जो होता है ना, जब वसा काफ़ी दिनों तक जमा रहता है तो ये एक कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है। जो आपकी वो होती है, क्या सेल्स होती हैं, उनमें एक गांठ के रूप में ये उपस्थित हो जाता है। जब ब्लड आपका गुजरता है तो ये कहीं ना कहीं रुकावट करता है। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो ब्लड को रोकने का काम करता है, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो कहते हैं ब्लड का ब्लॉक हो गया, रुक जाता है, अचानक से व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो यही कारण है, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तब ये कहानी होती है। समझ गए? तो याद रखो, अब आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल फिर मिलेंगे अपने 9 बजे, और समय याद रखिएगा 9 बजे आपको ज़रूर क्लास में रहना है। बाद बाकी कैसे क्या समय होता रहता है वो हम आपको बताते रहेंगे। बाद बाकी आपने देख लिया कि जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपको कल भी जानकारी दी थी और आज भी जानकारी दे रहे हैं कि देखो, किसी के बहकावे में मत आइएगा। सबसे पहला काम है आपका रनिंग करना। रनिंग करिएगा। जब भी फिजिकल की डेट आएगी या कुछ भी होगा XYZ, वो आता रहेगा, लेकिन आप रनिंग मत बंद करिएगा। चाहे दीपावली हो, चाहे कोई भी त्यौहार है, तुम रनिंग बंद कर दो हफ्ता खान। याद रखना, अगर रनिंग बंद कर देंगे हफ्ता खान तो फिर आपको 1 हफ्ता लग जाएगा फिर से रनिंग बनाने में, और उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। इतना ज़्यादा पेन होता है स्टार्टिंग में कि व्यक्ति चलना दुश्वार, बैठना दुश्वार भी हो जाता है। तो रनिंग आप कर रहे हैं, कंटिन्यू रखिएगा। 1-2 दिन का गैप कर दीजिएगा, लेकिन आपको रनिंग कंटिन्यू करनी है। अगर अब आपको सिलेक्शन दिला सकता है तो वो आपको रनिंग है। तो हमने आपको बता दिया कि रनिंग आपका सबसे महत्वपूर्ण पल है। आप रनिंग अगर पूरी कर लेते हैं तो फिर आपको कोई भी वर्दी लेने से रोक नहीं सकता है। ठीक है? तो सभी विद्यार्थियों को हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं।
और दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं अभी से दे रहे हैं। हो सकता है कि क्योंकि बच्चे की संख्या बहुत कम होती जा रही है तो क्लास अब हम आपकी ना लें। अगर जनसंख्या बढ़ाओगे तभी क्लास चलाएंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को।